लेकिन हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि 1000 बच्चे से कम का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उससे भी अधिक ही हुआ होगा। लेकिन हम किसी का डाटा नहीं रख पाए और किसी का जो मार्केटिंग होता है, एडवर्टीजमेंट टाइप का नहीं कर पाए। लेकिन जो भी बच्चे हमसे पढ़े वो हम काफ़ी मुरीद रहे और उनका डेटा मेरे पास नहीं। जब वो नौकरी पाता तब मेरे से मिलने आता, तब उसका कभी वीडियो या फिर वही शेयर किया तो हम शेयर किए। दरभंगा में ही 3-4 थाना प्रभारी महिला होगी, जैसे लवली ठाकुर होगी, अंजना यादव होगी। लगातार हमारे यहाँ से बड़े बड़े रिजल्ट होने शुरू हो गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा रिजल्ट हो कैसे रहा। समझ लीजिए कि 2009 में 24 दरोगा कैंडिडेट वहीं से थे। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटारिएट में 2 कैंडिडेट का, असिस्टेंट कमांडेंट 2, सीपीओ 3, लगातार वहाँ से रिजल्ट होना शुरू हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट का, तो यूपी दरोगा और यूपी में पुलिस में बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे लगता है कि नौकरी आज के डेट में एक कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो कंसिस्टेंट रहा, जो कंटिन्यू रहा, उसकी नौकरी हुई है। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम एक आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके ऊपर यह पंक्ति सटीक बैठती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। तो बस सफलता जो है वही शोर मचाई है और हजारों छात्रों का भविष्य संवारने वाले जमुई के हैं। एक दौर हुआ करता था जब जेडी जीनियस के नाम से जो है इनके नाम का डंका बजा करता था और आज वही शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए हम बगैर समय गवाए सीधे सर से जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अपना जमुई का भी हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि बड़ा चर्चा है कि 1 दशक पूर्व जो है आपके कोचिंग के नाम का जो है डंका बजा करता था। क्या ये पूरा माजरा? नहीं, वो कोचिंग नहीं था, वो हम तो उसको नहीं बोल सकते कि डंका बजा करता था। हम क्या कर रहे थे कि उसमें सब लोग मिल करके एक स्टडी पॉइंट था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कोचिंग का रूप ले लेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि शुरुआत दौर में हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन के नाम पर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद देखे कि पता चला कि वो कोचिंग का स्वरूप ले लिया और लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट होना शुरू हो गया। तो हमें लगा था कि अभी रुकना चाहिए, मतलब ये तो बहुत तेजी से हो रहा है। और तेजी से ऐसा ही नहीं कि जो एकदम सूखा क्षेत्र बना हुआ था जमुई में, उस समय नौकरी बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था। लगातार हमारे यहाँ से बड़े बड़े रिजल्ट होने शुरू हो गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा रिजल्ट हो कैसे रहा। था क्या कि सभी लोगों का एकदम मिला के मेहनत चल रहा था और उस पर काम हो रहा था। इवन समझ लीजिए कि 2009 में 24 दरोगा कैंडिडेट वहीं से थे। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटारिएट में 2 कैंडिडेट का, असिस्टेंट कमांडेंट 2, सीपीओ 3, लगातार वहाँ से रिजल्ट होना शुरू हो गया। तो एक अपने आप वो स्वरूप ले लिया कोचिंग वर्ल्ड का। और उसमें खुद भी हम शामिल थे, चूंकि जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय तो हम भी एक अभ्यर्थी के रूप में इसमें शामिल थे, तभी वो बेहतर कर पा रहे थे। और पता, जब हम हाई लेवल पर भी पहुंचे तो हमारे अंदर से वो अभ्यर्थित्व का गुण नहीं गया। मतलब हमेशा हमें अपने आप को एक जज करना शुरू किए कैंडिडेट के रूप में ही। और हम लगातार उन चीज़ों को बड़ा नज़दीक से देखते थे कि आखिर कटअप कैसे जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों का रुख कैसा रहता है। तो जब टीचर के अंदर ये बात आ जाएगी ना कि वो चीज़ों को समझना शुरू करेगा तो शायद वो बहुत बेहतर कर पाएगा। 2008-9 जैसा बता रहे हैं कि उस समय दरोगा का चयन हुआ, तो क्या वो सारे जमुई के ही थे? हाँ, 24 का 24 जमुई का, 24 का 24 जमुई जिला से ही। जमुई जिला से उस बार 24 लोगों का चयन हुआ था। मतलब वो सभी लोगों का आवागमन होता था। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे से काफ़ी सीनियर थे, मतलब 5 साल 7 साल सीनियर थे। उस समय तो चूंकि हम जस्ट ग्रेजुएट हुए थे और ग्रेजुएट होने के बाद हमें दायित्व दिया गया था कि भाई साइंस आप पढ़ाइएगा। तो साइंस हम पढ़ाना शुरू किए। तो एक डिफरेंट माहौल था। लोग अपने एजुकेशन का शेयर कर रहे थे, जिनका जो पोर्शन अच्छा था बोर्ड पर जाके पढ़ाते थे। तो पहली बार 2009 में जमुई से 24 में 24 दरोगा हुआ। सब जमुई जिले के ही थे। तो फिर जमुई छोड़ के पटना जाने का क्या कारण रहा जब यहाँ इतना? देखिए, दिक्कत इस बात का था ना कि उस समय उस प्रतियोगी अभ्यर्थी में हम भी शामिल थे। तो था क्या कि सभी लोगों को उस समय विषय चयन होता था, ऑप्शनल पेपर रखा करते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी लोग रखते थे। इत्तेफाक से हमने साइंस रख लिया, जूलॉजी। थोड़ा क्वेश्चन उसका डिफरेंट आया, जिसके कारण से कुछ नंबर से हम चूक गए। तो चूके तो लोग ये पूछना शुरू कर दिए कि भाई, अचानक हमसे आके पूछते थे कि पढ़ा रहे थे आप ही रुक गए, सबका हो गया। तो ये बात का ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए, चूंकि उस समय जो एज था, एक कंपेरिजन का माहौल चल रहा था। तो जब कंपेरिजन करना शुरू किया तो हमको लगा कि अब यहाँ टिकना सही नहीं है, इसके लिए रुक करना पड़ा। तो रुक किए पटना की तरफ।
तो पटना की तरफ रुख किए, तो चूंकि जो आपके आदत में शामिल था वही चीज़ आपका बेहतर होना शुरू हुआ। जब पटना हम पढ़ाना शुरू किए तो और वहाँ से रिजल्ट होना शुरू किया, तब हम समझ गए कि मेरे यहाँ से रिजल्ट ही होगा, तो चलिए इसको कंटिन्यू किया जाए। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि जमुई के बाद पटना में कब आप शुरुआत किए थे कोचिंग का? पटना में हम ऐसे सबसे पहले पटना जब गए तो मेरा अपना खुद का कोचिंग था नहीं। उस समय पटना में काफ़ी स्ट्रगल था एक टीचर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना जमुई से जाकर, और मेरा बैकग्राउंड भी उतना बहुत अच्छा नहीं था कि हम बहुत तेज़ी से जा करके बहुत अच्छा खर्च करके एक इंस्टीट्यूट को डेवलप कर पाएँ। तो हम घंटा वाइज पढ़ाना शुरू किए, लेकिन जितने भी नामी गिरामी वहाँ कोचिंग थे वहाँ घंटा वाइज हम पढ़ाना शुरू किए, और सब लोग काफ़ी अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा आप जो पढ़ाते हैं बच्चों तक जाता है। तो 2010 से 13 तक मतलब घूम घूम के पढ़ाए, मतलब घंटा वाइज के हिसाब से, और 13 के बाद खुद का अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए। तो कितना चैलेंजिंग दौर रहा वो, जबकि जमुई जैसे छोटे शहर से निकल के पटना में जाके एक कोचिंग का शुरुआत करना, कैसे मतलब इतना हिम्मत कर लिए थे? नहीं, हिम्मत नहीं था, जैसे कि था कि ना कि जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उसका मतलब पढ़ा रहे थे तो उसका प्रेम जो इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहा था कि हम दूसरी बात को सोच ही नहीं पा रहे थे। और उस समय क्या था ना कि जब उन बच्चों को पढ़ा रहे थे तो वो हमारे से एकदम फैमिलियर होते चले गए, और हम कुछ किए नहीं, वही बच्चा जाकर के कोचिंग का जगह चूज किया, वही बेंच लगवाया, वही सारा चीज़ अरेंजमेंट किया, बस हमको जाके पढ़ाना था। और कब वो छोटी संस्था एक बड़े संस्था के रूप में कन्वर्ट हो गया हमें पता भी नहीं चला। वो तो थोड़ा लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा वो उस तरह का माहौल खत्म हुआ। आज क्या है ना कि ऑफलाइन का दौर थोड़ा खत्म हुआ, आज ऑनलाइन लोग ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जिस समय ऑफलाइन का दौर था उस समय काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, और नीचे जो पुलिसिंग होते तो हमेशा हमें सजेस्ट करते थे कि आप एक साथ 2 बैच मत छोड़िएगा, नहीं तो काफ़ी भीड़ हो जाता है। तब हमको लगता था कि नहीं, अब तो ये रफ्तार तेज हो चुका है। उस वक्त फिर हम नहीं सोचे, लेकिन हाँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक हमेशा स्टूडेंट लाइफ और जो मध्यम वर्गीय परिवार का एक कंसेप्ट होता है कि जब भी हमारे घर से कोई मिलने आता था तो पूछता था कि अच्छा आपके यहाँ इतना सिलेक्शन हो रहा है तो आप काहे नहीं देते हैं, आपका भी हो जाना चाहिए। ये मध्यम वर्गीय परिवार की एक सोच होती है। लोगों को लगता है कि आपके कंसर्न से लोगों का रिजल्ट हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होता है, आप कहाँ पिछड़ जाते हैं। चूंकि हम भी लगातार उन बातों को सुनते सुनते थक चुके थे, कि चूंकि हम कभी भी कोचिंग को इंडस्ट्री के रूप में नहीं लिए, हम हमेशा कोचिंग को लिए कि चलिए एक पार्ट टाइम सिस्टम है, और हम भी अपने आप को इन्वॉल्व किए। तभी तो हम 56वीं से 59वीं मेंस लिखे, 60वीं से 62वीं लिखे, झारखंड 2 बार मेंस लिखे। उस समय लगातार मेरा रिजल्ट भी होता था, और हम बच्चों को समझ पाते थे कि क्या उसका क्या चल रहा है और किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। जैसा कि बता रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र नाम से जो है पटना में जो है कोचिंग की शुरुआत हुई, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ब्रह्मास्त्र से कितने बच्चे जो है निकल के किस किस क्षेत्र में जो है नौकरी मिलने गए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा टारगेट ही नहीं था कि हम अपने आप को मार्केट में एक्सपोज करें, कि एक रिजल्ट हुआ उसको पूरा बढ़ा चढ़ा के दिखाएं। अगर मेरा ये टारगेट होता तो शायद सबका रिकॉर्ड हम अपने पास रखते, लेकिन हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि 1000 बच्चे से कम का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उससे भी अधिक ही हुआ होगा। लेकिन हम किसी का डाटा नहीं रख पाए, और किसी का जो मार्केटिंग होता है एडवर्टीजमेंट टाइप का नहीं कर पाए। लेकिन जो भी बच्चे हमसे पढ़े वो हम काफ़ी मुरीद रहे, और उनका डेटा मेरे पास नहीं, जब वो नौकरी पाता तब मेरे से मिलने आता, तब उसका कभी वीडियो या फिर वही शेयर किया तो हम शेयर किए। हम कभी इसका मार्केटिंग नहीं कर पाए। और भी जो मेरे बाद लोग आए उनको एक चीज़ पता चला कि एक्सपोजर क्या होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आए जो अपने एक्सपोजर को समझे और वो मार्केटिंग को समझ पाए। मेरे समझ में थोड़ा मार्केटिंग कम था, और हम चूंकि एक ग्रामीण परिवेश के गए थे, मतलब एक मोहल्ले से उठ करके पढ़ाने वाले लोग गए थे जिनको ये सब चीज़ पता ही नहीं था कि मार्केटिंग क्या होता है। हम सिर्फ मशगूल होते थे पढ़ाने में। तो 1000 से अधिक रिजल्ट होगा। 1000 से अधिक रिजल्ट होगा। हम चाहेंगे कि 2-4 विभाग अगर दर्शकों को हमारे आप बता सके तो। जैसे कि सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर में ही आप काउंट डाउन कीजिएगा तो 200 से अधिक है सब इंस्पेक्टर में, एसआई में, जिसमें से हमारे मतलब इंस्टीट्यूट की जो दरभंगा में ही 3-4 थाना प्रभारी महिला होगी, जैसे लवली ठाकुर होगी, अंजना यादव होगी, और भी आप जगहों को देखिएगा तो करीब करीब बिहार दरोगा में अब तक का जो सफ़र है 200 लोगों का चयन हुआ होगा। सीपीओ में बहुत सारे हैं जो एसएसबी में है, सीआईएसएफ में है। इसके बाद सचिवालय सहायक, अभी आप हाल ही में इंटरव्यू किए थे कंडक्ट, उसका भी बहुत दिनों से, क्योंकि हम क्या बता रहे थे कि जब जेडी जीनियस खुला था तो एक माहौल था पढ़ाई का शेयर करने का, उसमें वह भी शामिल था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और लगातार पिछले 10 सालों से वो भी रिजल्ट दे रहा था। संजीत कुमार सिंह का भी आपने उसका इंटरव्यू भी कराया था। तो सचिवालय में भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, और सीएचएसएल और सीजीएल में तो कितने असंख्य होंगे। अभी एक हम बनाए थे अचीवर्स 50 करके, 50 में 50 सिलेक्शन। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर होंगे, इस तरह से मतलब रिजल्ट का कभी कोई कमी नहीं हुआ। रेलवे में लोको पायलट होंगे,
एएसएम में होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो वैसे छात्र जो है कि घर से आर्थिक काफ़ी तंगी के शिकार थे, तो क्या वैसे छात्रों को भी आपने शिक्षा जो है ग्रहण करने का मौका दी? बिल्कुल, आज भी हमें मैसेज करता है बच्चा कि सर अब नौकरी लग गया, अब तो गुरु दक्षिणा ले लीजिए। चूँकि हर बैच में कम से कम 20 से 25 ऐसे, हम चूँकि पैसे के पीछे भागते तो शायद पैसा कम ही नहीं होता, एडवर्टाइज़मेंट भी जम के करते। लेकिन हम उसके पीछे रहे नहीं, एक-एक बच्चे जिनकी नौकरी नहीं होती थी बोलते तब तक पढ़ो जब तक नौकरी नहीं हो जाती। एक ही फ़ी में उसको 3 साल पढ़ाए, जब नौकरी हुआ तभी मेरे यहाँ से गया और दोबारा हम फ़ी नहीं लिए। ये रिकॉर्ड होगा, चूँकि आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अब एक्सपोज़ तो होगा ही। तो ऐसा कोई भी बच्चा, एक सिंगल बच्चा नहीं बता सकता कि हम दोबारा उससे फ़ी लिए होंगे। एक बार अगर फ़ी पेमेंट किया तो 3 साल जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक मेरे साथ रहता था। नौकरी लगती थी, वो चला जाता था। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास 100-200 रुपए वहाँ नहीं था पढ़ने को, बोलता था पार्ट टाइम जॉब दे दीजिए सर, हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी पढ़ाएँ और आज वो बच्चे क्या करते हैं, हमसे हमें मैसेज करते हैं कि सर अब नौकरी लग गया, अब तो गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो हम इधर से हम भी उसको मैसेज करते हैं कि मेरे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, चलिए काम खत्म है। चलिए, ये एक हम सवाल और लेना चाहेंगे कि एक बात कही जाती है आपके सर्किल के बारे में कि आपके सर्किल में जितने आप उस समय के थे दोस्त यार, सभी की नौकरी लग गई। एक आप और एक संजीत जी पिछड़ रहे थे। हालांकि आप, कहा जा रहा है कि संजीत जी की भी नौकरी लग गई है और आप भी अब जो है बिहार सरकार का कोई अंग हो चुके हैं। तो ये परमानेंट, इतना समय क्यों लगा परमानेंट होने में? देखिए, जब आप जमात को लेके चलते हैं ना, जैसे आप भोज करवाइए, तो भोज में देखिएगा जो आयोजन करता होता है सबसे लास्ट में खाता है। अगर वो पहले खा लेगा आयोजन करता, तो निश्चित तौर पर उसके लोगों के प्रति जो अटेंशन वो कम हो जाएगा। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमको नौकरी भी लेना है। शुरुआत में हम सोचे थे, तो शुरुआत में कुछ नंबरों से पिछड़ रहे थे, तो हमें लगता था कि कुछ लोग हमको सजेस्ट भी करते थे कि आप लीड मत कीजिए, नेतृत्व कीजिएगा तो आप ही का नहीं होगा, बाकी लोग का हो जाएगा। हर लोग हमको सजेस्ट करते थे, लेकिन पता नहीं नेतृत्व क्षमता जब आप में आती है तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो भोज वाला काम समझ सकते हैं कि भोज में मेरा काम था भोज का आयोजन करना, सबको खिला लेना, और जब सब देखेगा अब सब कंप्लीट खा चुका है तो अंतिम बारी मेरी, तो हो सकता है मेरे हिस्से का हो सकता है मुझको ज़्यादा मिल जाता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आयोजन करता है उनको भूखे भी रहना पड़ता है। तो जो कुछ भी मिला लास्ट में हम अपना ले लिए, लेकिन एक सुकून है कि बढ़िया से भोज का आयोजन कराएं और सब लोग को बेहतर बेहतर जगह पर पहुंचा दिए। तो ये सिलसिला आपका पटना में चल रहा है। हाँ। बाकी जमुई आप आए, कितना परिवर्तन होते देख रहे हैं जमुई में? देखिए, जमुई जो हम छोड़ के गए थे ना, उस अभी के जमुई में काफ़ी अंतर आ चुका है। उसके पीछे एक मात्र वजह है कि अब लोगों के हाथ में एक्सपोजर आ चुका है, और लोग अभी भी, हम बच्चे जमुई के बच्चों को जरूर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप यूट्यूबर्स के व्यूअर के तरफ मत जाइए, आप ये जाइए कि क्वालिटी एजुकेशन कौन दे रहा है। क्या देख रहा है ना कि किसी के पास 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, तो लोगों को लगता है अच्छा पढ़ाता होगा तब इतना मिलियन है। जरूरी नहीं है कि जो वायरल हो चुका है उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। जरूरी इस बात का है कि कंटेंट बेहतर की तरफ आप अपने आप को रुख कीजिए, और ऑफलाइन का, जैसे कि जो आप सामने से चीज़ों को जो गेन करते हैं और जो आप किसी मोबाइल पर पढ़ते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। मोबाइल पे आप पढ़िएगा तो टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप टीचर के पास पढ़िएगा तो उसके साथ सीधा सीधा इंटरेक्शन होगा। तो हम यहाँ के बच्चों को एक जरूर सजेस्ट करेंगे कि कम से कम आप जो है ना मोबाइल की दुनिया से थोड़ा निकलिए, और इतना भी बच्चा कंसंट्रेट नहीं कि पढ़ेगा और बीच में कोई एड अच्छा आएगा उससे दरकिनार हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि स्किप करते जाइए, एक से एक चीज़ आते रहता है। मोबाइल अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो यहाँ के बच्चों में क्रांति, थोड़ा परिवर्तन हुआ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के, और यहाँ पर विश्वास करना सीखिए। पहले क्या था ना, जमुई के लोगों को विश्वास था कि जमुई में रह करके हम नौकरी ले लेंगे, लेकिन अभी यहाँ के बच्चों में थोड़ा विश्वास की कमी है। लगता है कि हम यहाँ है ना तो नौकरी नहीं होगा, हमको पटना या दिल्ली जाना पड़ेगा। यही बच्चे तो आकर के मेरे से पटना में पढ़ते थे, वहाँ जाके नौकरी लेते थे। तो हो सकता है अगर हम यहाँ वापसी कर रहे हैं और यहाँ वापसी करेंगे, जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हम तय करते हैं कि हम उनको विदाउट एनी फेयर, मतलब किसी तरह का कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। हम चाहेंगे कि अब यहाँ से एक सिलसिला जारी हो और यहाँ से भी लोगों का चयन होना शुरू हो जाए। तो क्या लगता है जमुई के युवा जो, जिन्हें कि अब तक जेडी जीनियस का इंतजार है, क्या लगता है उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, जेडी जीनियस एक बहुत पुराना चीज़ हो गया। अब तो वो जेडी जीनियस को फिर से रिक्रिएट करना मुश्किल है, चूँकि ना तो वो माहौल है और ना ही अभी वो सिचुएशन हमको दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि सारे जगह का तजुर्बा ले करके जब आप फिर वापसी अपने जगह पे करते हैं तो आपको एक आनंद महसूस होता है। हम जब वहाँ कर रहे थे तो वहाँ का एक डिफरेंट जोन था, और यहाँ क्या था कि यहाँ लगता है कि एक अपने परिवार के बीच में हम कुछ देना चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जब यहाँ हम वापसी किए हैं तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे लाभान्वित हो सकते हैं, चाहे वो नोट्स के माध्यम से,
चाहे वो हमसे रूबरू हो करके। इतना तो पक्का है कि हिंदुस्तान के किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो आपको एक परफेक्ट गाइडलाइन जरूर दे देंगे ताकि आप अपने मुकाम तक पहुंच पाए। तो पटना स्थित आपके ब्रह्मास्त्र से कितने छात्र ऐसे हैं जो कि विभिन्न राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं? जैसे कि अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट का, तो यूपी दरोगा और यूपी में पुलिस में बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे यहाँ से एक नवनीत लड़का है जो तैयारी कर रहा था बिहार दरोगा का, इत्तेफाक से उसका हो नहीं पाया तो बंगाल में वो दरोगा है। उसी तरह से एमपी में कुछ पुलिस हैं, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, झारखंड में दरोगा बहुत सारे हैं। तो झारखंड, बिहार में तो बहुत हैं, लेकिन झारखंड में है, बंगाल में है। और उस लड़की का वाकया तो बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू उपाध्याय नाम है उसका। अभी पिछले कुछ दिनों से वो विश्वनाथ मंदिर के सिक्योरिटी में थी। तो वो उसके साथ तो बड़ा इत्तेफाक था कि पिछला जब दरोगा दी थी और बिहार पुलिस दोनों साथ में दी थी, बिहार का बात कर रहे हैं। तो दरोगा का पीटी होता है, मेंस नहीं होता उसका, और बिहार पुलिस में मेरिट नहीं बनता है। तो आके हमसे मिली, बोली क्या कि अब तो सर लाइफ खत्म हो चुका है, अब हम बिहार पुलिस भी मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर तो मेरा कहानी खत्म है। हम बोले एक चीज़ के खत्म होने से सब कुछ खत्म थोड़ी होता है, अभी तुम्हारे पास और ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट हम लोग के यहाँ झारखंड का एग्जाम होगा दरोगा का, उसके लिए तुम एलिजिबल होगी, यूपी दरोगा होगा उसके लिए एलिजिबल होगी। तो हमको इत्तेफाक से बोलती है कि अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि आप इसी तरह सबको घेर के रखते हैं कि ताकि वो तैयारी करते रहे, और आपको लगता है कि जिस कैंडिडेट का बिहार पुलिस में मेरिट नहीं बनता है उसको आप बोल रहे हैं दरोगा बन जाएगा। जब हम पुलिस में मेरिट नहीं बना पाए तो उसको हमको समझाना पड़ा कि सुनो, तुम ये मत सोचना कि अगर किसी व्यक्ति का ग्रुप डी में एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एक से एक हमारे पास उदाहरण है जो आईएएस निकाल लिए हैं और नीचे का ग्रुप डी नहीं निकाल पाए। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में चल रहे हैं। और देखिए इसका इत्तेफाक कि वो लड़की उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम देती है और उत्तर प्रदेश दरोगा में महिला वर्ग में वो टॉप करती है और विश्वनाथ मंदिर की सिक्योरिटी में वो शामिल। तो हमको लगा था कि चलिए इस बात को बोले तो लग जाएगा। तो मेरे यहाँ उसी तरह से जैसे दरभंगा में अंजना यादव है, वो कर रही थी बैंक का तैयारी, उसको इत्तेफाक से बोले कि तुम दरोगा क्यों नहीं करती हो। उसके फादर भी हमको बोले कि लगातार ही निकाल रही है बैंक, आप बोल रहे हैं दरोगा की तैयारी करती है। आज दरभंगा के थाना प्रभारी है, लवली ठाकुर दरभंगा में थाना प्रभारी। मतलब ये कहने का मतलब ये काउंट डाउन नहीं कराने कि कहाँ कौन थाना प्रभारी, हम कहने का मतलब है कि कहीं रुकने का जरूरत नहीं है और खुद ब खुद आपके पास वो वक्त आएगा जब आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण खुशबू उपाध्याय का था जो यूपी दरोगा के महिला वर्ग में जाके टॉप करती है पहले पोजीशन पर। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज कम से कम इंडिया के और इवन अदर कंट्री के जब विश्वनाथ मंदिर आते हैं तो सबका सिक्योरिटी वो देखती है। तो हमको काफी फक्र होता है कि हमारे यहाँ से जो पढ़ा, हम जिसको पढ़ाए बच्चे को, वो जाकर के आज बड़े बड़े ओहदे को जाके सिक्योरिटी दे रही है। तो ये चीज़ ज़्यादा हमको बेहतर लगता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक चीज़ हम और पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि ये सारे चीज़ को कहीं ना कहीं हम जब खुद प्रिपरेशन में थे तो एक बार मेरे साथ वाकया हुआ था कि किसी चीज़ में हमारा मतलब हम हरियाणा दरोगा सेलेक्ट हुए थे और वहाँ पर मेरी इंटरव्यू चल रही थी। तो हमारे यहाँ के उस समय एक नॉर्मल विधायक थे, वो तो काफ़ी घनिष्ठता थी उनसे, हम ऐसे नॉर्मली बात किए थे कि अरे भाई वहाँ कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो बोले थे कि देखिए हर आदमी का अपना अपना जोन बना हुआ है, आप इस मत सोचिए कि आप जो है सिर्फ आप अब कहीं जाने के लिए बने हैं, हो सकता है कि आपके थ्रू कोई जाना होगा, तो आप रुकिए नहीं, अपने काम को करते रहिए। तो होता क्या है कि आप जब किसी चीज़ से आप कम हो जाते हैं या आप में किसी तरह से घटोतरी हो जाती है तो वहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, उसको आगे आप प्रोसीड करते रहिए और अब वहाँ पहुँच जाइएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूपी दरोगा में जो बहाल हुई खुशबू उपाध्याय जो यूपी दरोगा में टॉप करती है और सिक्योरिटी इतना बेहतर देख रही है। तो ऐसे तमाम सैकड़ों उदाहरण हमारे पास जो छोटे एग्जाम्सन को क्वालिफाई नहीं कर पाया बड़े को कर लिया। तो इस तरह से अब आप ही जिसका इंटरव्यू संजीत का लिए थे, संजीत ऐसा नहीं था, बैंक क्लर्क का भी एग्जाम दिया था, बैंक क्लर्क क्वालिफाई भी किया, फाइनल नहीं हुआ, अगर वो क्वालिफाई कर जाता तो बैंक में ही रह जाता, लेकिन आज एक बेहतर पोस्ट को वो अचीव कर रहा है। तो कहा जाता है कि आपको जहां जाना होगा ना वहां आप चले जाइएगा, लेकिन हाँ आपको क्या है ना कि लगातार प्रयासरत रखना है और अपने सिस्टम से हटना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं उब करके हट जाते तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाती है। लगे रहिए, प्रयासरत रहिए, अंतिम रूप से सफलता मिलनी ही है। तो मतलब एक सवाल और हम लेना चाहेंगे इस पे कि जितने छात्र छात्राएं आपके यहाँ पढ़ते थे, क्या लगता है कि उसका सर का लीलार देख के आप गेस कर लेते थे कि ये किस क्षेत्र में जाएगी? अच्छा एक चीज बताइए, जब किसान अपना खेत देखता है तो आपको नहीं लगता कि किसान को पता चलता है कि इस बार मेरा फसल कैसा होगा? तो हम लोग भी तो वही किसान हैं। इन बच्चों को हम कितने समय से देख रहे हैं पता है? 2004 से, और ये 2023 है।
एक 19 साल का एक्सपीरियंस है, तो बच्चों के रुख से पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में जाने वाला है। आप किसी किसान से पूछिएगा कि इस बार आपका खेत में कैसा होगा, ये अलग बात है कि इत्तेफाक से बीच में वज्रपात हो जाए, साइक्लोन आ जाए, हवा चल जाए, पानी बारिश हो जाए, गल जाए, अलग बात है। लेकिन अपने लहलाते हुए खेत के बारे में रिजल्ट जरूर देगा कि इस बार हमारा फसल बहुत मजबूत होगा। तो पता नहीं, ये चीज एक इंट्यूशन आ गया कि अब जैसे हमसे कोई मिलता है उसको देखते हैं तो लगता है कि इसमें इस क्षेत्र में इसका होना है। और ये आपको सही बता रहे हैं कि इसमें 90% मेरी बात सही हुई है। जब कभी किसी को देखते हैं और एक उसका मतलब ओवरव्यू निकालते हैं कि किस किधर जाना चाहिए, तो चला जाता है। संजीत के मामले में हम बोले थे कि तुम्हारा नौकरी होना है और इसको कोई नहीं काट सकता है, जाना तो तुम्हारा तय है। तो बोलता था कि अच्छा भैया, आपको नहीं लगता है कि हमारा जो है मन रखने के लिए आप ये सब बात करते हैं? बोले नहीं, होना तो है। कहीं ना कहीं इंट्यूशन बोल रहा है कि जाना है फाइनली, लेकिन हाँ वक्त लगेगा तो लगेगा। और लोग गए भी, और इस तरह से सैकड़ों बच्चे गए जिसको हम बोले थे नौकरी होना है, लेकिन हाँ अपने जिस पथ पे बने हो इससे हटना नहीं। उस गेट से हट जाओगे तो मान लीजिए गेट से तुमको कुछ देने वाला आया, तो फिर तुम गेट पर है ही नहीं, तो तुम्हारा कहां से हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से हमको लगता है कि नौकरी आज के डेट में ना एक कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो कंसिस्टेंट रहा, जो कंटिन्यू रहा, उसकी नौकरी हुई है। तो हम लास्ट में जमुई के बारे में थोड़ा बात कर लें कि आज के दौर में क्या लगता है, जितने सारे कोचिंग की संख्या यहाँ बढ़ गई है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मकसद है शिक्षकों का, या फिर इनकम जो है, देखा जा रहा है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं की भीड़ के लिए कोचिंग संचालक जो है उसे आय का जरिया बना लिए हैं। तो इस तरह में क्या लगता है कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही होगी? अब इस पर तो हम जैसे कि अगर कुछ बात बोलते हैं तो लोगों को लगेगा कि एक कोचिंग वर्ल्ड वाले लोग बोलते हैं। बीच में मेरे अंदर भी आ गया था कि हम कंपैरिजन करने लगे थे। हमको लगता था कि हम इतना जानते हैं तो हम उसके पास क्यों जाएंगे। बहुत सारे ऑफर थे कि आप किसी के साथ मिश्रित हो सकते थे, लेकिन हमको लगता था नहीं, हम हमेशा के अकेला काम करेंगे। हम तो एक और सजेस्ट करना चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण अगर आपको दायित्व मिला है ना समाज में कि आप बच्चों को पढ़ाइए, तो हम तो बोलेंगे ईमानदारी के साथ पढ़ाइए। क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपको खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो आप बहुत पैसा भी कमा लिए तो एक बेचैनी आपके अंदर रहेगा। तो हमको लगता है कि अगर आप बच्चों को बहुत बढ़िया से पढ़ा, जरूरी नहीं कि आप बहुत विद्वान है, जरूरी इस बात का है कि आप खुद गेन करके बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो जितने भी जमुई में कोचिंग संस्थान, उसको जरूर हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये मत दर्शाइए कि हमको बहुत आता है। आप ये जरूर कीजिए कि आपको जितना आता है उसमें से आप बेहतर करवा पाते हैं कि नहीं। संसाधन हमारे पास कम है, कम संसाधन में बेहतर हम पर परिणाम दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट है तभी आप टीचर बने। टीचर का मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता। टीचर का मतलब होता है कि आपको किस वक्त कौन सा चीज देना है, वो टीचर का मतलब होता है। टीचर का यह मतलब नहीं कि आप बहुत विद्वान है, आप में विद्वता टपक रहा है तो आप बहुत अच्छे टीचर हो जाएंगे, मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप टीचर बहुत बेहतर है ना, तो आपको यह जरूर पता है कि किस वक्त कौन सा चीज बताएंगे, किस वक्त कौन सा पार्ट बताएंगे जो उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होगा। कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जमुई के मशहूर, एक दौर में हुआ करता था जेडी जीनियस कोचिंग, जहाँ की बहुत सारे छात्र जो है वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके मुकाम तक पहुँचे। फिर ये ब्रह्मास्त्र के नाम से पटना में शुरू किए, और वहाँ तो 1000 से भी ऊपर, उसका डाटा भी सर के पास नहीं कि कितने छात्र जो है वहाँ से निकल के आज अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। तो सब मुद्दे पे सर जो है बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। बाकी हम इस वीडियो को फिलहाल अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।